ओके सो ओके सो मैं शेयर और स्क्रीन। मैंने भी शेयर कर दिया, वो सारे कोई चैट में देख सकते हैं। वो जो स्लाइड्स था ये गूगल डॉक्स की है। तो ओके मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर, विजिबल है सर। ओके गुड। क्लास में हम क्या बोले थे कि हम लोग बेसिकली ये सेशन मैं इसलिए कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि आई कैन गिव अ टिप्स फॉर प्लेसमेंट्स। कोई कंपनी आती है टॉप लेवल कंपनी जनरली, तो वो लोग क्या क्या पूछती हैं और एज ए स्टूडेंट आपको क्या फोकस करना चाहिए। ओके सो मेन इंपॉर्टेंट ये है। अतुल आई थिंक लास्ट टाइम में जब रिकॉर्डिंग ठीक है नहीं हो तो हो सकता है आगे सराउंडिंग का डिस्टरबेंस ट्राई किया यस सर, जाए कम लास्ट टाइम करने के थी लिए। सर एनीवे वो। सर लास्ट टाइम क्योंकि नीचे थे तो बगल से मेन रोड है, तो उसकी सर गाड़ी की थी। तो इस बार वो नहीं ठीक इशू। है चलेगा। ओके सो लास्ट सेशन में मींस जनरली लास्ट वीकेंड में हम लोग यही डिस्कस किए थे कि प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। आई होप कि सारे थर्ड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होंगे और उनको प्लेसमेंट के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए कंपेयर टू देयर सब्जेक्ट्स। मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट बिल्कुल मत पढ़ो, लेकिन मोस्टली इस पे जरूर ध्यान देना ही चाहिए। और स्पेशली फॉर प्लेसमेंट ये फ्यू टॉपिक्स हैं जो मतलब ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। हालांकि ये एक छोटा सा टॉपिक अरे लिखा हुआ है, लेकिन ये इनफाइनाइट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मतलब आ सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो क्या करना है कि बेसिक्स आना चाहिए। अरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। सो मैंने इसीलिए कलर दिया है कि तो डेफिनेटली और मस्ट आना चाहिए किसी भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को। ओके ये डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। सेकंड जो थोड़ा सा रेडी से और मे बी मरून कलर के बोल सकते हो, उसमें क्या है कि ये है तो अच्छी बात है डेफिनेटली, क्योंकि ये भी कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है। ऐसा नहीं ये दूसरे डिपार्टमेंट से हम लेकर आए टॉपिक्स। और ये जो रेड कलर का है ये है कि ये एडवांस लेवल का है। आई मीन यदि आप ये कर लेते हो डेफिनेटली नो डाउट कि आपकी प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो जाएगी। उसके बाद हमें ये कुछ टॉपिक्स दिए थे एल्गोरिथम के। तो एल्गोरिथम में आपको ज्यादा प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मोस्टली ध्यान देना है कि उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मोस्टली उस पर फोकस करना है। उसके अलावा जो थोड़े बहुत सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, ओके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कैसे वर्क करता है इसको ध्यान में रखना है। और ये जो डिवाइड एंड कन्कोर हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्राफ, ये एडवांस टॉपिक्स हैं। इसको यदि करते हो तो अच्छी बात है, डेफिनेटली अच्छी बात है। यदि नहीं भी करते हो तो चलेगा, आई मीन ठीक है। हालांकि इसके कुछ कुछ जो अप्रोच है, जो इनिशियल अप्रोच है डिवाइड एंड कन्कोर का या डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना ही चाहिए। तो ये आइडिया रहेगा तो आपको इधर इसमें के जितने भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने में इजी होंगे। ट्री का हैशिंग ग्राफ जो भी है। सो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अरे से। और इसमें मैं क्या करूंगा कि ट्रेडिशनल वे में नहीं मैं जाऊंगा कि अरे क्या होता है नॉट। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। और मैं ट्राई ये करूंगा कि कुछ मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करें यहाँ पे। क्योंकि आई बिलीव आपको बेसिक अरे थोड़ा बहुत आता होगा। यदि नहीं आता है तो आई थिंक यू शुड गो एंड लुक कि कैसे अरे मैनिपुलेट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। हर एक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आपको हो सकता है सी आता हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कितने भी लैंग्वेज हो, ठीक है। उसमें अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो बेसिक थोड़ा बहुत आना चाहिए। मीन्स मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आना चाहिए, ओके। तब मैं जाके ज्यादा डिस्कस कर पाऊंगा और जो मैं बोलूंगा आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो मोस्टली हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग, मोस्टली कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स एज वेल एज ज्यादा से ज्यादा क्या है क्वेश्चन सर, सॉल्व क्लास करेंगे। कब है जी? एंड मे बी आई कैन हेल्प यू
टू क्लास हम कि छोड़ कैसे दें। कोई प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, कि सपोज करो अरे है, अरे का कोई भी प्रॉब्लम है, उसको कैसे स्टार्ट करते हैं एंड हाउ यू कैन अप्रोच इट। और उस वे में यदि आप प्रोसीड करोगे तो ज्यादा चांस है कि टफ से टफ क्वेश्चन भी यू कैन बीट, यू कैन सॉल्व इजीली। ओके, हालांकि इसके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट हाँ आपके लेवल के लिए डेफिनेटली यू कैन सॉल्व इट। और इसका मेन उपाय है ये भी है कि आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्रैक्टिस करिए। पहले थ्योरी यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअल पॉइंट्स, देन यू गो एंड प्रैक्टिस। ओके, हो सके तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा एज ए होमवर्क, यू कैन ट्राई। सो वो स्किल बिल्डअप होते रहेगी। ओके, सो उसके बाद तो ये हम लोग मोस्टली लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने कुछ लिंक दिया था जो कि कुछ कंपनीज के हाई लेवल, ठीक है, उसमें कौन कौन सी मोस्टली ये सब जस्ट हाई लेवल एग्जांपल के लिए, नॉट फॉर एनी रेफरेंस ये थे। यदि किसी को लास्ट सेशन में कोई डाउट हो तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज आई कैन डायरेक्टली मूव टू द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन कि हम आज क्या करने वाले हैं। सो मोस्टली हमने कुछ टॉपिक्स, मैं कुछ टॉपिक्स पिक करके लाया हूँ जिसके चलते वी कैन इनिशिएट आवर डिस्कशन। और उसके बेसिस पे पहले थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है, कहाँ एग्जीक्यूट करता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, जिससे कि इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम्स। ओके, और जो आउटपुट्स बहुत सारे क्विज में या कंपनीज में प्रोग्राम्स के आउटपुट पूछे जाते हैं। सो आपको जानना चाहिए, मींस एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू शुड नो द मेमोरी स्ट्रक्चर, बेसिकली हाउ टू, मींस बिल्डिंग प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, बिल्ड कैसे किया जाता है, कहाँ स्टोर होता है, किस टाइप के मेमोरी में स्टोर होता है, सारा चीज वी विल डिस्कस टुडे। उसके बाद इफ टाइम अलाउ देन वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंटर्स। पॉइंटर एक ऐसा टॉपिक है जो कि डायरेक्टली मेमोरी से रिलेटेड है। सो जब तक आपका मेमोरी पार्ट क्लियर नहीं है, पॉइंटर्स आपको हमेशा प्रॉब्लम करते रहेगा। सो बेटर है कि आपको मेमोरी स्ट्रक्चर के बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, देन वी विल मूव टू द पॉइंटर्स। उसके बाद क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू, यदि टाइम अगेन हम लोग के पास रहता है तो ठीक है, वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड टिप्स रिलेटेड टू द पॉइंटर्स एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल फंक्शंस। सो ये टॉपिक विल टारगेट, विल ट्राई टू कवर इट। यदि नहीं भी होता है तो किसी दूसरे सेशन में, बट इस पे हम ज्यादा टाइम देना चाहते हैं क्योंकि ये यदि पॉइंट ज्यादा यदि क्लियर हो जाता है, सो मेमोरी स्ट्रक्चर यदि आपका क्लियर हो जाता है, पॉइंटर्स क्लियर हो जाते हैं, सो आई थिंक 50% आपका प्रोग्रामिंग वहीं पे क्लियर हो जाता है। उसके बाद जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे समझ में आते जाएगा। यू कैन प्ले विद द प्रोग्राम और प्ले विद एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो ये रहा अपना आज का पार्ट। नाउ जस्ट मैं इससे जस्ट पूछना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट से पहले तो कि किनको किन किन लोगों को एटलीस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग आता है, किनको नहीं आता है वो बोलेंगे प्लीज, क्योंकि फिर क्या होगा कि गैप बनते जाए। यदि नहीं बेसिक आइडिया भी नहीं है, देन मे बी एक आध सेशन हम लोग बेसिक पे भी कभी फोकस करेंगे। ओके, सो किनको किनको बेसिक भी मतलब थोड़ा सा डाउट्स है या उतना क्लियर नहीं है कि प्रोग्राम एटलीस्ट बेसिक, आई मीन टू से दैट कि अरे एटलीस्ट अरे इंटर का बेसिक 14 तक किए हुए हैं सर। क्या किए हुए हैं? प्रोग्रामिंग में 14 तक पढ़े हैं सर अभी तक, सी प्रोग्रामिंग। ओके, मतलब कि आपको बेसिक अरे, अमन कुमार, बेसिक अरे और बेसिक आपको पॉइंटर्स और डेटा वेरिएबल्स के बारे में आइडिया है, राइट? नहीं सर, डेटा वेरिएबल ये नहीं सर, ये वहां तक पढ़े हैं सर। तो सॉर्टिंग पढ़े हैं, बिना डेटा वेरिएबल्स के सॉर्टिंग कैसे आप किए हैं? वो भी पढ़ लिए हैं सर, वो वहां डेटा वेरिएबल्स वगैरह पढ़ लिए, राइट? गुड, यस सर। ओके। कौन अमन, आप किस ईयर में हो?
थर्ड ईयर में? नो सर, फर्स्ट ईयर सर, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर। अरे वाह, तब तो आपके लिए बेस्ट टाइम है अभी, ठीक है। एक्चुअली सर ये लोग सर ऐसे रेगुलर सी सेशन के स्टूडेंट्स हैं सर। गुड गुड गुड, सो डेफिनेटली ओके। और किनको 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 आइडिया है, क्विकली 2-4 मिनट में हमें बता दो, जिससे कि हमें लगे कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट सेशन में विद आवर मेमोरी स्ट्रक्चर। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है मेमोरी स्ट्रक्चर। जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, ओके, लेट्स से सॉरी यार, सो लेट्स से test1.c। तो इसमें हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, एस इंक्लूड ओके। सो जब ये हम प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं, करेक्ट। सो हम इसको कंपाइल करेंगे एंड देन इफ यू रन इट, सो हमारा आउटपुट आ जाएगा। नाउ यहीं से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा। क्या, हेलो हेलो, राहुल, you are trying to speak? नेटवर्क इशू है सर। Okay, राहुल, we are not able to hear you. So क्या करते हो, पहले कंपाइल करते हो, gcc and then test1.c आप करते हो, कंपाइल हो गया, ठीक है, विदाउट एनी एरर। जैसे ही कंपाइल हुआ है वो एक आपको यहाँ पे a डॉट आउट करके, जनरली ये मेरा लिनक्स मशीन है, ठीक है। सो a डॉट आउट लिनक्स में आउटपुट जनरेट करता है, इसका कंपाइल किया हुआ कोड है a डॉट आउट। यदि a डॉट आउट को आप ओपन करोगे तो ये आपको ऐसे ही दिखेगा, दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको, ये रैंडम कुछ कुछ, क्योंकि ये बाइनरी डेटा होता है हमारा, ये बाइनरी डेटा होता है, जैसे कि यू कैन नॉट रीड इट बिकॉज इट्स ए बाइट कोड, इट्स ए कंप्यूटर रीडेबल कोड। डिफरेंट वे से या किसी भी कंपाइलर के थ्रू जो भी जनरेटेड कोड है उसको रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो प्रोग्राम हम यहाँ पे टर्मिनल पे लिखे या अपने किसी भी आईडी में लिखे, ये मेमोरी में कैसे जाकर स्टोर होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, इसके बारे में हम मेन टुडे वी विल डिस्कस कि कैसे एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंपाइलर। सो हमारा ये जीसीसी कंपाइलर है, हमने जीसीसी test1.c दिया, सो ये हमें कंपाइल करके a डॉट आउटपुट में रिजल्ट दे दिया। मींस हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इट्स ए सी प्रोग्रामिंग इज ए नोन एज मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कुछ लोग उसको लो मिडिल लेवल भी बोलते हैं, उसका डिफरेंट रीजन है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग, देयर इज 2-3 टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको नेम दे देते हैं कि ठीक है, ये ना तो पूरा लो लेवल है ना ही पूरा हाई लेवल है। और एक होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जितने भी आप 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट, जितने भी आप माइक्रो प्रोसेसर में कोड लिखते हो, वो मोस्टली लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। लेकिन द लैंग्वेज लाइक सी, C++, जावा, पाइथन, जितने भी है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, जिसको इजीली रीड किया जा सकता है, ह्यूमन रीड जिसको कर सकते हैं। इवन इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मतलब
जितने भी तेलुगु, तमिल, जितने भी लैंग्वेज है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हो उसको। सिंपल सी बात है, उसका हर एक लैंग्वेज का अपना कुछ सिंटैक्स, ग्रामर होगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट प्रॉब्लम, द मेन थिंग इज कि आप उसको इजिली समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम इस प्रोग्राम को समझने का ट्राई करें तो इजिली समझ सकते हैं। मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको प्रिंट करना चाहते हैं सम को एडिशन के साथ। ये इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने इसको बोल दिया, लेकिन यही ये लो लेवल में कन्वर्ट किया हुआ है। ओके, सो इसको आप नहीं पढ़ सकते हो, ह्यूमन इसको नहीं पढ़ सकता है कि व्हाट्स रिटन हियर, ये एडिशन का ही प्रोग्राम था या किसी और चीज का प्रोग्राम था, क्योंकि कंप्लीटली मशीन कोड में कन्वर्ट किया हुआ है। इसको सिर्फ मशीन ही समझ सकता है। सो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि इस हाई लेवल से मशीन लेवल में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि वो कंपाइलर टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा। कंपाइलर जैसे ही पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। हम इसमें इस टुडे और इस सेशंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जो हाई लेवल प्रोग्राम लिखते हैं वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है और वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, क्योंकि यही आपका काम है। ओके, सो हम ये प्रोग्राम लिखे, इसको कंपाइल किए और इसको एग्जीक्यूट के लिए, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि इसमें 2 स्टेप्स होता है। ओके, फर्स्ट तो कंपाइल करने के बाद ये आपको आपके ही हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है कंपाइल पार्ट। यदि बाय डिफॉल्ट आप पाथ नहीं दोगे तो आपके करंट डायरेक्टरी में ये स्टोर हो जाएगा a.out। आप यदि पाथ दोगे तो उस पर्टिकुलर पाथ में जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन वो आपके स्टोर होगा कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क इन द सेंस सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। मेमोरी विथ 2 टाइप्स के होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और जो सीपीयू मेमोरी जिसको रैम भी बोला जाता है, सो वहां पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, लेकिन स्टोर कहां होता है? सेकेंडरी मेमोरी में। ओके, सो हम ये जो प्रोग्राम लिखे हैं आप देख सकते हो, इसका यदि फुल पाथ देखोगे तो ये आप देखो यहां से, ये रूट है। रूट में सी लर्निंग करके एक डायरेक्टरी है, उसमें मोतिहारी लर्निंग एक डायरेक्टरी है, उसमें जाके ये आपका प्रोग्राम है test1.c, करेक्ट। सो ये डायरेक्टरी कहां से आता है? हमारे लैपटॉप के हार्ड डिस्क से और सेकेंडरी मेमोरी से। ओके, तो हम प्रोग्राम कहां लिखे हैं? प्रोग्राम लिखे हैं सेकेंडरी मेमोरी में, लेकिन जब a.out हम रन करते हैं तो ये सेकेंडरी मेमोरी में a.out सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन जब हम रन कहां जाना पड़ता है? प्राइमरी मेमोरी में और सीपीयू मेमोरी में, रैम में जाना पड़ता है। जैसे वो प्राइमरी में, सीपीयू में और रैम में बेसिकली जाता है, वहां पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सो जो हमारा सीपीयू है और जो मेन मशीन है जो सीपीयू, वो इसको a.out को रीड करता है, क्योंकि वो मशीन लर्निंग में ये ऑलरेडी मशीन और टारगेट कोड में, मशीन कोड में बेसिकली ये फाइल है। सो उसको इजिली रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। ओके, सो हमारा काम है कि जो ये सीपीयू में एग्जीक्यूट होता है तो कैसे एग्जीक्यूट करता है, हमें ये समझना चाहिए एज ए प्रोग्रामर। देन वी कैन इनहांस आवर प्रोग्रामिंग स्किल और वी कैन राइट आवर प्रोग्राम एप्रोप्रिएटली। वो बहुत जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो समझ में आ गई कि हम ये प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में और हम लिखते सारा चीज सेकेंडरी मेमोरी में, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगा कहाँ होगा? प्राइमरी मेमोरी में और रैम में एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का हमारा, हम अब क्वेश्चन पूछोगे कहाँ हम सेकेंडरी मेमोरी में प्रोग्राम लिखते हैं, क्यों नहीं प्राइमरी मेमोरी में? सो इसके बहुत सारे रीजन। वन ऑफ द सिंपल रीजन इज कि सिंपली एग्जीक्यूशन के लिए ही प्राइम मेमोरी होता है सीपीयू, और मोस्टली जो डेटा स्टोरेज के लिए होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। सिंपल सी बात है, इस सिस्टम का सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी 500 GB है, राइट, और रैम की कैपेसिटी सिर्फ 8 GB है। सो डेफिनेटली जितने भी प्रोग्राम्स होंगे और जितने भी अदर टाइप्स के फाइल्स होंगे
अदर टाइप्स के डेटा हो गए हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए हम प्राइमरी मेमोरी में डेटा को भेजते हैं, हम नहीं भेजते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भेजता है। सो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब है कैसे उसको सेकेंडरी मेमोरी से लोड करके प्राइमरी मेमोरी में भेजता है कोई प्रोग्राम को, वो सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इस प्रोग्राम को सेकेंडरी से प्राइमरी में ले गया वो डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम प्राइमरी मेमोरी में जाके कैसे स्टोर होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है। ओके, अभी तक क्लियर? यस सर। यस सर, जस्ट एक क्यूरी आई थी तो मैंने रिजॉल्व कर दिया। हाँ, क्या क्यूरी थी सर? क्यूरी थी सर कि सर आपके कंप्यूटर में वो डॉट आउट क्यों बन रहा है, मेरे कंप्यूटर में? ओके गुड, ठीक है सर उसकी क्यूरी थी तो विंडो में तो EXE ही बनेगी सर। करेक्ट करेक्ट, हाँ तो वही मैं बता रहा था कि आप डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम। ये हमारा लिनक्स मशीन है तो ये बाय डिफॉल्ट ए डॉट आउट में कन्वर्ट करता है, यदि विंडोज होगा तो EXE फाइल में .exe एक्सटेंशन में कंपाइल करता है। और ठीक है, सो लिनक्स मशीन और विंडोज मशीन, मैक मशीन का अपना अपना बोल सकते हो एक्सटेंशन है, और स्टोरिंग हाउ दे जनरेट द फाइल वो उसका अपना कॉन्सेप्ट है। ओके, सो प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? स्टोर कहाँ होता है प्रोग्राम? प्रोग्राम स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में। एग्जीक्यूट कहाँ होता है? रैम में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ एज ए प्रोग्रामर हमें सर सर ये प्रोग्राम सर मोबाइल में लिखते हैं सर, ये और उसको कंपाइल करते हैं सर, तो नीचे में जो आपका ए डॉट आउट आ रहा था सर वैसा तो कुछ नहीं आता है सर, मोबाइल में एग्जीक्यूट करते हैं तो इस तरह का प्रोग्राम मोबाइल में क्या आता है? ये सर वो तो डायरेक्ट कंपाइल होने के बाद रिजल्ट आउटपुट दे देता है ना सर। ये नीचे जो ये दिखा रहा है ना सर root@root1 ये सब जो है। ओके ये अरे ये सब पे आप ध्यान मत दो, ठीक है। आपका ये ध्यान दो कि ये प्रोग्राम यहाँ पे आप कंपाइल कर रहे हो, ठीक है, और ये आपका आउटपुट जनरेट करता है, कंपाइल का आउटपुट कंपाइल करने के बाद। ठीक है, देखो मोबाइल में क्या होता है ना कि मोबाइल में इतना इजी नहीं होता है किसी फाइल को लोड करना और फिर एग्जीक्यूट करना। तो उसके जो मोबाइल्स के जो बीच में ऐप या कुछ ऐप टाइप के शायद इंस्टॉल किए होंगे वो एग्जीक्यूट करता है ना। सो अब हम आ जाते हैं इधर, ठीक है। सो ये जो मेरा नीचे जो फोटो दिख रहा है क्लियरली, या उसको और कुछ बड़ा करूं? ठीक है, अब कुछ बड़ा दिख रहा है? ओके, सो हमारा जो मेमोरी है, सीपीयू मेमोरी और रैम मेमोरी जो उसको बोलते हैं हम, उसको हम डायग्राम में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे ही किया जाता है। जनरली क्या जाता है कि मेमोरी इज नथिंग बट सम सब ब्लॉक्स। ये मेमोरी इज नथिंग बट सम ब्लॉक्स, स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स, और सारा कंबाइन करके ये एक ओवरऑल बिग मेमोरी क्रिएट होता है। सो हर एक ब्लॉक क्या है कि उसका कुछ एड्रेस होता है, ठीक है। सो हमारा जस्ट एज्यूम करो कि ये हमारा सीपीयू मेमोरी है, ठीक है। सो सीपीयू मेमोरी हमारा ये ओवरऑल यहां से स्टार्टिंग से यहां तक होता है। ये जनरली 1 2 3 4 इसको बोलते हैं 4-वे एसोसिएटिव मेमोरी। वो ऑपरेटिंग सिस्टम में या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन जस्ट टू मेक सिंपल एंड क्रिस्प, ये आप समझो कि ओवरऑल हमारा मेमोरी है वो ऐसे ही ब्लॉक में डिवाइड रहता है, ठीक है। और हर एक ब्लॉक का कुछ एड्रेस रहता है, 0 1 2 3 अगेन 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइप से जनरेट होता है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है या बीट एड्रेसेबल मेमोरी है। बाइट एड्रेसेबल मतलब कि एक ब्लॉक में इतने बाइट स्टोर हो सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जनरली क्या होता है कि मोस्टली प्रोग्राम जितने भी मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होता है, मतलब कि
एक ब्लॉक में कुछ बाइट स्टोर होते हैं, 2 बाइट्स, या डिपेंड करता है कंपाइलर पे और ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सो 2 बाइट या 4 बाइट का एक ब्लॉक होता है जनरली, 8 बाइट का, वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट आपको ध्यान क्या देना है कि हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, ठीक है, और कुछ स्पेस होते हैं। डेफिनेटली हर एक ब्लॉक का कुछ साइज होगा ना, और उसका कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस कैसे रहता है, तो जनरली एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हेक्साडेसिमल में स्टोर होता है, 0x100 समथिंग करके देखोगे तो स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, यदि हम यहीं पे एड्रेस ऑफ ये हम ट्राई करते हैं फाइंड करने का, ओके। लेट्स सी, ये वार्निंग दिया, हटाओ उसको। सर प्रिंटफ करवा देंगे एड्रेस ऑफ ए प्लस बी सर, उसमें हो सकता है। क्या क्या सर ये है ना सर, ए प्लस बी नीचे में सम हुआ है सर, एड्रेस प्रिंट करवा देंगे ए प्लस बी के सर। नहीं ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया हूं, ठीक है, कि इसको एड्रेस में यदि रिप्रेजेंट करना, देखो एक कुछ रैंडम नंबर कुछ जनरेट हुआ है ना, उसको हम सिंस हेक्साडेसिमल को भी इंटीजर में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो वो कुछ इंटीजर में उसको एड्रेस दिया, मतलब कि जो एक एड्रेस है ये समथिंग इस टाइप का नंबर है, ठीक है। सो हर एक ब्लॉक को मैं वही बताना चाहता कि हर एक ब्लॉक का एक एड्रेस होता है, ठीक है। सिंपली यदि बी का भी एड्रेस चेक करोगे यहाँ पे, तो बी का भी कुछ डिफरेंट एड्रेस होगा, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आसी पास होगा, मतलब कि दे कैन बी एट एनी प्लेस, राइट। सी दोनों का, हालांकि अभी फिलहाल अच्छी बात है कि ये ए और बी है मान लो, सो 52 और 56 4 बाइट के बाद एड्रेस के बाद ये एड्रेस आपको मिल गया। मतलब कि ये हो सकता है कि ये जो फर्स्ट ब्लॉक में है वो वहां पे ए स्टोर हो और सेकेंड ब्लॉक में बी स्टोर हो। ये 4 बाइट का आपको स्पेस एक ब्लॉक का एड्रेस है, ठीक है। सो इस टाइप से ही हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं अपने मेमोरी को, कि हमारा मेमोरी नथिंग बट ये ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और हर एक ब्लॉक का कुछ स्पेस होगा और उस ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा। तो जैसे में यहाँ पे डिफरेंस है 4 बाइट्स का जनरली, ओके, ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, इसका 56 और 52 देख सकते हो डिफरेंस है, मतलब 4 बाइट्स का डिफरेंस है। मतलब कि ये हो सकता है कि एक ब्लॉक और ये दूसरे ब्लॉक के बगल में ही बी स्टोर हो गया हो, ये कोई गारंटी नहीं, कहीं स्टोर हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहीं पे अभी है, ठीक है। 20 और 24 अगेन यू कैन सी दैट कि 4 बाइट का एड्रेस गैप आ रहा है, ठीक है। सो हमारा बोल सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है इसका स्पेस 4 बाइट्स है। तो हम जितने भी ए है ना, ए पर्टिकुलर वेरिएबल जो है इस ब्लॉक में स्टोर है और बी जो है इस ब्लॉक में स्टोर है, ठीक है। इतना समझ में आ गई। तो आपको क्या ध्यान में देना है कि जैसे ही सीपीयू की बात आती है, रैम मेमोरी की बात आती है, तुरंत माइंड में लाना है कि ओके ये तो ऐसे ही बनता है रिप्रेजेंटेशन में। यदि आप इसको रियल वे में देखना है तो आप गूगल पे कर सकते हो, चिप आर्किटेक्चर दिख जाएगा सीपीयू का। बट टू अंडरस्टैंड मोर क्लियर वे, जस्ट रिमेंबर कि हमारा मेमोरी इसी टाइप के ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जस्ट छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि सपोज करो इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, इसको सिर्फ कंसीडर करो तो 1 2 3 4 एंड ये 0 से लेकर 6 तक, मतलब 7 इंटू 4 कितने हो गए, 28 ब्लॉक्स हो गए, राइट। सो बताओ कि एक ब्लॉक का साइज फॉर एग्जाम्पल 4 बाइट्स है, तो टोटल इस रैम का साइज कितना होगा, तो 28 इंटू 4 बाइट्स, ओके। सो
28 इंटू 4 बाइट्स कुछ होंगे, लेकिन सिंस मैंने बोला कि मेरी सीपीयू रैम का साइज 8 GB है, तो समझ सकते हो कि ये कितने बड़े होंगे ऐसे ब्लॉक, है ना। 8 GB हमारा सीपीयू का साइज है। सो यदि उसको सिंपली कैलकुलेट करो कि टोटल जो सीपीयू साइज है, फॉन्ट बड़ा करता हूं मैं, सीपीयू साइज है 8 GB। 8 GB मतलब कि इसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 to power 3 into 2 to power 30 GB को 30 बीट चाहिए। ओके, सो टोटल 3 कितने हो गए, 2 to power 3 into 2 to power 30 बाइट यदि उसको देखा जाए तो। नाउ हम बोल रहे हैं कि 1 ब्लॉक का साइज है 4 बाइट्स, मैंने जैसा बताया। सो 2 को पावर 2 इंटू 2 को पावर 4 बाइट्स, इसको यदि सपोज सिंपली बाइट्स में रहने दो तो। सो आप यदि इसको डिवाइड करो 2 को पावर 3 इंटू 2 को पावर मतलब 2 को पावर 33 डिवाइडेड बाय 2 को पावर 2, सो 2 को पावर 31 ब्लॉक्स ऐसे ऐसे बनेंगे। सो हमारा जो एक्चुअल मेरे लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें 2 को पावर 31 ब्लॉक्स ऐसे ऐसे ब्लॉक्स आपको दिखेंगे, ठीक है। विच इज ह्यूज, क्योंकि 8 GB काफी बड़ी मेमोरी होती है सीपीयू रैम के लिए। ओके ओके, सो ये समझ में आ गया कि कैसे ये रैम डिवाइडेड है। ओके, उसके बाद हम आते हैं, अभी हम मेन कॉन्सेप्ट पर नहीं गए हैं। अभी मैं ये दिखा रहा था कि हमारा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। सो इस प्रोग्राम को सीपीयू में कैसे स्टोर किया जाता है, नाउ आई विल टेल यू। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। जनरली क्या होता है कि ये हमारा, यदि ये देखोगे, इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं। ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है, मरून कलर का, ये हमारा पूरा ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक है सीपीयू। फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम दैट कि ये हमारा पूरा क्या है, मेमोरी ब्लॉक है। उसमें से मैं ये सब अगेन क्रॉसिंग हटा दिया हूँ, जो 4 बाइट्स का जो ब्लॉक बन रहा था उसको हटा करके मैं सिर्फ एक पूरा ब्लॉक प्रिपेयर किया। ओके, सो ये हम एक ब्लॉक पूरा प्रिपेयर किए, उसको पूरा समझ लो कि हम रैम बोल रहे हैं, रैम मेमोरी, ठीक है। ये क्या है, रैम मेमोरी है। नाउ इसमें जनरली क्या होता है कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, हम जो प्रोग्राम हमारा a डॉट int main int a equal to 5 and int b equal to 10, और इसको हम जो printf सम कर रहे थे a प्लस b, ये जो हमारा प्रोग्राम था, करेक्ट, दिख रहा है ना ये स्क्रीन। सो ये हमारा प्रोग्राम मेमोरी के इस पार्ट में आके स्टोर हो जाता है। इसको बोला जाता है, यदि ये देखोगे तो ये, इसको सॉर्ट करता हूं मैं, ठीक है। तो ये समझो कि ये हमारा पूरा प्रोग्राम, ये जो छोटू सा बॉक्स है, इस पार्ट में आके स्टोर हो जाता है। जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ले आया रैम में, वो हमारा निचला सेक्शन में, जिसको बोला जाता है डेटा सेक्शन आल्सो, उसमें आके स्टोर हो जाता है। जनरली ओवरऑल जो प्रोग्राम मेमोरी है, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी। यदि आपको पूरा समझना है, सो सी ये गिग्स फॉर गिग्स में एक लिंक है, यू कैन रिफर दैट। सो सी ये पूरा प्रोग्राम को बहुत सारा सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, टेक्स्ट, इनिशियलाइज डेटा, अनइनिशियलाइज डेटा, हीप, स्टैक, सारा चीज। वो सब के बारे में अभी फिलहाल मत समझो,
ये फिर आप समझो कि ओवरऑल हाई लेवल में सिर्फ 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। वो पहला सेक्शन क्या है जिसको बोलते हैं, जो लास्ट वाला सेक्शन उसको डेटा सेक्शन, जिसमें कि आपका ये प्रोग्राम को ब्रिंग किया जाता है। ओके, दूसरा सेक्शन होता है स्टैक, जो दूसरा सेक्शन होता है वो स्टैक होता है, और जो तीसरा सेक्शन होता है वो हीप होता है। जनरली ओवरऑल सीपीयू को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा सेक्शंस में है, 3 से ज्यादा सेक्शंस होते हैं, लेकिन फॉर नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये ओवरऑल मेमोरी को, सीपीयू को हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिए, और हमारा ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। ओके, नाउ जैसे ही सीपीयू जो कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए आता है, सो 2 चीज होता है कंपाइल, जैसे मैं पहले ही बताया कि कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम मतलब कि जैसे ही हम ये प्रोग्राम ये जीसीसी test1.c किए, सो ये हमारा कंपाइल हो गया, ठीक है। तो कंपाइल हो करके हमें a.आउटपुट दिया लिनक्स में, a.exe दे देगा आपको विंडोज में, या किसी भी जावा में करोगे, जावा c.test1.c, तो वो भी एक बाइट कोड जनरेट करेगा। सो हर एक लैंग्वेज का कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड जनरेट करता है। सो कहा जाता है, और जनरली क्या होता है कि कंपाइलर जैसे ही आप ये प्रोग्राम लिखते हो int a = 5 b = 10, सो वो कंपाइल टाइम में क्या करता है कि आपके लिए, ध्यान देना, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल्स है, int a = 5 int b = 10, करेक्ट। ये नॉर्मल हमारा डेटा टाइप्स, जो डेटा टाइप है इंटीजर है, और ये हमारा a और b नॉर्मल वेरिएबल है। जैसे ही आप इसको कंपाइल किए, हमारा जो कंपाइलर है स्टैक में आपके लिए 2 जगह बना देता है। जस्ट यू कैन इमेजिन कि इस a और b 2 हमारा ब्लॉक बन चुके हैं, उसका कुछ एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल जो अभी हम लोग कुछ देर पहले यहाँ पर देख रहे थे, यदि स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है, जैसे अभी लास्ट टाइम यहाँ पर हम देख रहे थे ना, कुछ कुछ दिख रहा था एड्रेस 1724 और 17 something 20, करेक्ट। सो सिमिलरली हमारा ये 1000 और 2000 इजी एग्जांपल के लिए मैंने किया कि इसका कुछ एड्रेस होगा 1000, इसका एड्रेस है 2000, और इस टाइप से आपको स्टैक में ये वेरिएबल बन जाते हैं। अब सिंस a = 5 है, सो इसमें 5 स्टोर होगा, और b = 10 है तो इसमें 10 स्टोर होगा। ओके, सो ये हमारा स्टैक में हो गया। सो अब क्वेश्चन पूछोगे ये कि कौन कौन से वेरिएबल्स, मतलब कौन कौन से जो डेटा है वो स्टैक में स्टोर होगा और कौन से हीप में होगा। सो जितने भी आप डिक्लेयर करते हो, फर्स्ट जो वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं जनरली वो स्टैक में स्टोर होते हैं। जैसे कि आप कुछ भी कर लो यहाँ पे, int a = 5 b = 10 int c, और इवन कैरेक्टर लेट्स से c = समथिंग a या b, कुछ भी कर लिए, करेक्ट। फ्लोट यहाँ पे आप कुछ कर लो, फ्लोट f = समथिंग 10.5। सो ये जैसे ही c और f, यहाँ पे अगेन c और f बन जाएगा, ठीक है। सो जैसे ही a और b जिस टाइप से दिख रहा है, सिमिलरली c और f भी यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको स्टैक में कौन कौन से वेरिएबल, कौन कौन से डेटा स्टोर होता है, तो जितने भी स्टैटिक्स डिक्लेयर्ड वेरिएबल हैं वो आपको स्टैक में स्टोर होते हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सब, लेट्स से हम सिर्फ इंट a और कॉमा सेमीकोलन दिए, मतलब कि हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किए कि यहाँ पे हम जस्ट डिक्लेयर कर दिए इंट a = कुछ नहीं, मतलब इंट a, दैट्स इट। हम उसका कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं किए कि इंट a = 5 है कि 10 है। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे आपके लिए एक ब्लॉक बनाएगा a, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू मतलब कि इंटीजर a है तो उसका जीरो वैल्यू जनरली 0 होता है, सो वो आपको बाय डिफॉल्ट इसमें स्टोर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है अगेन कंपाइलर टू कंपाइलर, बट जनरली जीरो वैल्यू यहाँ पे
आप यदि आप इसको कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करोगे, इसमें कुछ वैल्यू नहीं डालोगे, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे उसका जीरो वैल्यू, जनरली एक जीरो वैल्यू कंसेप्ट होता है, जैसे कि कैरेक्टर के लिए जीरो वैल्यू क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, इंटीजर के लिए जनरली होता है जीरो, फ्लोट के लिए 0.0 समथिंग, इस टाइप से जीरो वैल्यू कुछ स्टोर हो जाता है जनरली। सो यहाँ पे जनरली स्टोर हो जाएगा जीरो। ओके, सो इस टाइप से जितने भी आप सर स्क्रीन पे सर, हाँ सर वो तो गार्बेज भी ले लेती है अगर नहीं देंगे तो। हाँ, जनरली क्या होता है, डिपेंड करता है कंपाइलर पे, एज आई मेंशन कि इसमें क्या होता है कि जनरली क्या है कि जीरो वैल्यू एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जीरो वैल्यू वो क्या होता है, जीरो वैल्यू क्या होता है कि कुछ हर एक डेटा टाइप का एक जीरो वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि इंटीजर का जीरो वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो जनरली गार्बेज ही यदि आप प्रिंट करना कुछ चाहोगे, लेट्स से हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे इंट एक्स डिक्लेयर किए एंड यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं, सो ये कंपाइल पूछेगा कि आपने डिक्लेयर नहीं किया बट स्टिल इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिंट, ठीक है। सो सी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो क्या किया कि जीरो वैल्यू ले लिया, ठीक है। सो जनरली क्या होता है, इट्स नॉट अगेन गारंटी कि गार्बेज वेरिएबल भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कंपाइलर पे। ओके, मोस्टली जीसीसी कंपाइलर में जीरो वैल्यू आपको हर एक डेटा टाइप का कुछ होता है, जैसे कि एज आई मेंशन कि इंटीजर का जीरो हो गया, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है क्या एक्स इक्वल टू कुछ भी नहीं किया ना, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू जीरो प्रिंट कर रहे हैं ना। सो हर एक का जीरो होता है, जैसे कि यदि यहाँ पे यदि आप सी करोगे तो वो जनरली एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, गार्बेज जनरली ये कंपाइलर का काम है। सो जीसीसी कंपाइलर जनरली क्या करता है कि वो एक जीरो वैल्यू हर एक डेटा टाइप का असाइन कर देता है। ओके, सो यहाँ पे लेट से जीरो यहाँ पे स्टोर हो गया। सिमिलरली जितने भी आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करोगे वो कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा और स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर? सो यस सर। ओके, नाउ एक अगेन मैंने बोला ये डेटा टाइप्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं जनरली, जिसका सारा चीज फिक्स होता है, डेटा फिक्स है। आई मीन कि ये इंटीजर है तो जनरली 4 बाइट्स का होता है, डिपेंड करता है अगेन कंपाइलर पे और ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें 2 बाइट्स होगा कि 4 बाइट्स होगा, लेकिन मेरा सिस्टम 4 बाइट्स एक पॉइंटर का साइज है, तो क्या करता है कि इफ यू सी the size of A it will be 4, size of B it will be 4 again, size of C it will be कितना होगा, कैरेक्टर कितना होता है 1 बाइट, size of A again 6 8 डिपेंड करता है कंपाइलर पे, ठीक है। नाउ मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करता हूं, लेट्स P इक्वल टू int स्टार P। ये बताओ ये कहां पर स्टोर होगा, ये हीप में होगा कि स्टैक में होगा? ये भी सिंस नहीं, ये भी एक स्टैटिक वेरिएबल है क्या, हीप में सर? नहीं, ये वही मैं बताना चाह रहा हूं कि सिंस सी ये जो हमारा हमने ये अभी क्या किया है, स्टैटिक डिक्लेयर किया ना, जस्ट लाइक इंट ए, यस और नो? यस। मैंने यहाँ पर अभी जैसे इंट ए किया, मतलब कि यहाँ पे एक ए ब्लॉक में आपको डेटा आगे स्टोर हो गया, करेक्ट। सिंपली इसमें मैंने कुछ किया तो ये बाय डिफॉल्ट इसका जीरो वैल्यू कॉन्सेप्ट, मतलब कि उस हर एक डेटा टाइप का जो इनिशियल और कुछ वैल्यूज होता है जो कंपाइलर डिसाइड करता है वहां पे स्टोर हो जाता है, ठीक है, जस्ट लाइक ए जीरो फॉर इंट। सिमिलरली हम एक ये हमारा क्या है, स्टैटिक डिक्लेरेशन है, जस्ट डिक्लेरेशन है कि p इज नथिंग बट पॉइंट, p इज अ वेरिएबल ऑफ व्हाट टाइप, पॉइंटर टाइप। यदि इसको समझो कि व्हाट इज इंट a इज नथिंग बट int a is nothing but it's a variable what type, integer data type, मतलब कि a में हम बता दें कंपाइलर को कि इंटीजर ही स्टोर होने वाला है, करेक्ट। फ्लोट में हम बता दें कंपाइलर को कि फ्लोट वैल्यू ही स्टोर होने वाला है 10.5।
समथिंग। सिमिलरली यहाँ पर हम बता दिए कि int स्टार p, मतलब कि p इज अ वेरिएबल ओनली, यस और नो। सो जब ये वेरिएबल है और अभी स्टैटिकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी स्टैटिकली डिक्लेयर्ड वेरिएबल हो वो कहां स्टोर होगा? स्टैक में स्टोर होगा। सो जो हम p है, ये है आपका p, ठीक है, और इसका भी कुछ एड्रेस होगा 3000, करेक्ट। सो इसका भी जनरली यदि नहीं डिक्लेयर करोगे जनरली तो कुछ गार्बेज होगा स्टोर, ठीक है। सो हमारा जैसे ही स्टोर मैंने लिखा स्टैटिकली डिक्लेयर शिफ्ट कर दिया, सो ये कहाँ स्टोर, हमारा कहाँ मेमोरी क्रिएट करेगा? स्टैक में जाके, और p स्टोर हो जाएगा, क्योंकि कंपाइल टाइम में ही आपको सारा चीज एलोकेट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि हम इंटीजर a इक्वल टू 5, 10 इक्वल टू, इसको लिए हमारा ये यूजर डेटा दे रहे हैं, करेक्ट, यूजर डेटा दे रहा है, तो वो जो डेटा है इंटीजर टाइप का या कैरेक्टर या जो फ्लोट है वो यहाँ पे आके इजीली स्टोर हो जाएगा, करेक्ट। नाउ ये हम पूछ रहे हैं कि हमारा जो p है वो क्या स्टोर कर सकता है? पॉइंटर ही स्टोर कर सकता है, करेक्ट। मतलब कि पॉइंटर इज नथिंग बट वो क्या स्टोर कर सकता है p यहाँ पे? p ओनली स्टोर एड्रेस, करेक्ट। एड्रेस यूजर तो देता नहीं है, यस और नो। एड्रेस तो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम ही असाइन करेगा ना उसको, कि ओके। सो जितने भी हम जो डेटा मैलॉक से या सीएलॉक से या जितने भी इस टाइप से जो हम मेमोरी एड्रेस मांगते हैं, यदि मैलॉक, आप मैलॉक यूज किए हो कभी? सो यस सर। हम जनरली मैलॉक क्या है, वाइड स्टार, मतलब कि एम्प्टी डेटा टाइप रिटर्न करना, हम उसको टाइप कास्ट कर देते हैं। सो लेट्स से, ओके फिलहाल अभी बोल जाओ इसको। सो हमारा क्या है कि अब सिंस ये p ओनली स्टोर्स एड्रेस, ठीक है, तो एड्रेस कहां से आएगा भाई? तो जो डायनेमिक एड्रेस है वो हमारा हीप से आएगा, ठीक है। सो हीप से जो एड्रेस आएगा वो इस p में स्टोर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो लिंक लिस्ट या कुछ भी बनाते हो या कुछ भी मैलॉक से, अब सिंपल सी बात है कि आपको यूजर तो एड्रेस दे नहीं सकता है, यूजर्स को पता ही नहीं है एड्रेस का क्या है, क्योंकि इट्स सिंपली हेक्साडेसिमल नंबर्स, राइट। एड्रेस हमको पता ही नहीं किस क्या देना है, नहीं देना है, कहाँ कौन सा डेटा है, नहीं स्टोर है, हमें नहीं पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक करता है। सो यूजर तो एड्रेस दे नहीं सकता है, तो हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मांगते हैं कि हमें कुछ डेटा स्टोर करना है हीप में, डायनेमिकली स्टोर हमको करना है, जो कि स्टैटिक नहीं होगा, डायनेमिक होगा, मतलब कि प्रोग्राम रन टाइम में वो हमें कुछ स्टोर करवाना है आपके पास, ठीक है। सो वो कंपाइलर आपको और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से देगा? ला करके वो हीप से निकाल करके देगा। सो फॉर एग्जांपल उसके लिए प्रोग्रामर क्या लिखते हैं, जैसे कि सपोज करो हमें प्रोग्रामर चाहिए और जो भी प्रोग्राम लिख रहा है वो बोल रहा है कि हमें 5 नंबर स्टोर करना है, हमको एक अरे स्टोर करना है, ठीक है। सो लेट्स से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, हमें लेट्स से 3 कुछ नंबर स्टोर करना है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। सो हमें इसमें कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं? 4 नंबर स्टोर हो सकते हैं ना। लेट्स से किसी प्रोग्रामर को चाहिए कि हमें, ये कहाँ गया जी, इसको स्टोर करवाना है। सो इसमें लेट्स से 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक, इंटीजर टाइप के सपोज करो, उसको डेटा स्टोर करना है, 3 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया, 5 ओके, और इसमें 5 और इसमें मान लो 9 स्टोर हो गया। उसको 4 डेटा स्टोर करना है
डायनेमिकली, तो वो क्या करेगा कि वो बोलेगा कि यार तुम क्या करो, मुझे 4 डेटा स्टोर करके और डायनेमिकली, और हमें उसका स्टार्टिंग का फर्स्ट एड्रेस दे दो, मतलब जो 3 का एड्रेस दे दो। यही अरे है ना, अरे इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस नंबर्स, करेक्ट। सेम टाइप के, तो सिमिलर टाइप्स के इंटीजर डेटा हैं, तो लेट से उसको 4 डेटा स्टोर करना है। सो डायनेमिक उसको चाहिए, तो वो क्या करेगा कि बोलेगा कि हमको फोर डेटा चाहिए एंड साइज ऑफ इंटीजर। इसको मैं बड़ा करता हूं जिससे दिख जाएगा, ठीक है। सो ये क्या करेगा कि ये आपके लिए 4 ब्लॉक ऐसे ऐसे क्रिएट कर देगा। उसमें भी डेटा नहीं डाल रहा है, डेटा डालना होगा तो आपको अलग से उसमें एलोकेट करना है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने डेटा डाल दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये डायनेमिकली आपको मेमोरी 4 ब्लॉक, इंटीजर टाइप के 4 ब्लॉक आपको दे देगा। तो ये कुछ एड्रेस रिटर्न करेगा, क्योंकि मैलोक उसी के लिए ये डायनेमिकली हीप से आपको कुछ एड्रेस देगा और आपको रिटर्न करेगा। तो नाउ यू कैन स्टोर इन द पी में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। सो लेट से इसका जो एड्रेस है, लेट से 5000 इसका एड्रेस है, 3 का स्टार्टिंग का, ठीक है। स्टार्टिंग का जो 3 का एड्रेस है वो 5000 है, लेट से। सो वो क्या होगा, ये 5000 में आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। मतलब कि स्टार्टिंग जो एड्रेस का जो स्टार्टिंग साइज एड्रेस है वो P में आपको पॉइंटर P में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो कि ये सिंपली लिंक कर रहा है ना यहाँ पे, करेक्ट। सो ये आपको सिंपली लिंक कर रहा है, ठीक है। इसको ऊपर करता हूं मैं, ठीक है, आप समझ लो। ठीक है, सिंपली ये आपको 5000 को ये लिंक कर रहा है। तो हमारा अभी तक समझ में आया कि जो जितने भी स्टैटिक डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, स्टैक में स्टोर होते हैं। सिमिलर पॉइंटर भी हम इन्हीं डिक्लेयर शिफ्ट किए थे, करेक्ट। सो वो भी स्टैक में स्टोर होगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। राइट, सेमी ब्लॉक्स हैं, सो जस्ट लॉजिकली पार्टीशन रहता है ना। सो ये अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑलमोस्ट हम इसमें कवर किए कि हमारा जो प्रोग्राम हम स्टोर होता है तो इसका यूज क्या है, कैसे क्या होगा, वो हम लोग किसी अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये अभी समझ में आ गया मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोग्राम। यस सर, ठीक है। सो आई थिंक जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो अगेन फ्रेश माइंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। पॉइंटर्स ये इंपॉर्टेंट था मेमोरी स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, ठीक है। सर ये क्यूरी आ रही है सर ये क्यूरी इस एड्रेस में, ठीक है, यार ठीक है, इस एड्रेस में हम जो इनपुट दे रहे हो उसमें स्टोर कर दो, यस और नो। सो क्या करेगा, जैसे ही आप इनपुट दोगे, लेट्स से रन इट, जैसे ही अभी सम 15 हो गए, जैसे ही हम क्या करेंगे कि अभी वेट कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है ना नीचे, तो जैसे ही हम देंगे मान लो 5, तो वो क्या किया कि 5 में ये जो x बना था यहाँ पे, इसमें 5 स्टोर कर देगा। सो अब फॉर एग्जाम्पल यदि आपको ये लाइन हटा दो, जस्ट कमेंट इट नाउ, जस्ट ट्राई टू, ठीक है। ये देखो आप बता रहा है कि अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि किसका एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हो, कहां पे स्टोर करना चाहते हो, पता नहीं है उसको कंपाइलर को,
कि कहाँ पे किस एड्रेस में आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो और स्टोर करना चाहते हो, राइट। सो आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा स्कैनफ यूज करने से पहले, करेक्ट। सो जैसे ही आप डिक्लेयर, स्टैक में स्टोर हो जाएगा, क्लियर। सो डायनेमिकली ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही आप, क्योंकि सिंपली आपके वो एड्रेस में जाके स्टोर करता है, ओके।